अ मैन इज डेड। एक आदमी मारा गया क्योंकि उसकी शादी एक ऐसी लड़की से होने वाली थी जो अपनी जिंदगी से खुश नहीं थी, क्योंकि वो उसे प्रॉपरली फक नहीं कर पा रहा था। और जो भी लड़की अपनी जिंदगी से खुश नहीं होती है और कहती है मुझे एडवेंचर और फ्रीडम चाहिए, इसका मतलब है उसे इनफ डिक नहीं मिल रहे हैं। बिकॉज इफ शी इज गेटिंग प्लेंटी ऑफ डिक्स, शी इज फाइन। और ये बात सबको पता है, वी आर नॉट सपोज टू से इट, लेकिन सच यही है। और जब उसे एक ऐसा लड़का मिलता है जिसे वो परफेक्ट गाय बोलती है, तब तक वो ऑलरेडी 25-30 डिग गहरी खुद चुकी होती है, जिससे उसका दिमाग पूरी तरह मैसअप हो जाता है। वो इमोशनली स्टेबल नहीं रहती। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली सिया गोयल और केतन अग्रवाल के बारे में नहीं है। मैं तुम्हें यह नहीं बताऊंगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सारी बातें तुम्हें पहले से ही पता है। लोगों ने ऑलरेडी इंटरनेट पे इस केस को हर एंगल से कवर किया हुआ है। बल्कि मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं वो कोई और नहीं बता रहा है। फेमिनिस्ट अपनी बकचोदी कर रहे हैं, न्यूज चैनल अपनी टीआरपी बटोर रहे हैं। इसीलिए मैं बात करूंगा एक्चुअल गेम की। मैं बात करूंगा शादी का जो इंस्टीट्यूशन है ये कैसे काम करता है, उन चीजों के बारे में जो ये सोसाइटी तुमसे जानबूझकर छुपाती है, और कैसे इन सब की जड़ फेमिनिज्म है। क्यों आदमी, अच्छे इंटेलिजेंट सक्सेसफुल आदमी, ऐसे आदमी जिनके पास सब कुछ है, वो इस गेम को ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को भी हार रहे हैं। मैं बात करूंगा ट्रैप के बारे में, उस ट्रैप के बारे में, इस ट्रैप के स्ट्रक्चर के बारे में। और इसमें घुसने से पहले तुम्हें क्या चीजें समझ लेनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं तुम्हें उस झूठ के बारे में बताना चाहूंगा जो तुम्हें हर लव सॉन्ग, हर बॉलीवुड मूवी, हर बेहुदी वेब सीरीज, हर रोमांटिक नॉवल और हर शादी के मंडप में बताया जाता है। फाइंड योर सोलमेट, मैरी फॉर लव, मेट फॉर ईच अदर, मेड इन हेवन, 7 जन्मों का बंधन, 2 आत्माओं का मिलन। बुलशिट, बकचोदी। ये अब तक का सबसे एक्सपेंसिव झूठ है जो तुम्हें बेचा गया है, क्योंकि प्यार और शादी दोनों अलग अलग चीजें हैं और इसके बीच का कंफ्यूजन ही तुम्हें खत्म कर देता है। मैरिंग फॉर लव इज शॉर्ट साइटेड। प्यार एक इमोशन है और इमोशन बदलते रहते हैं। इमोशन सिर्फ केमिकल रिएक्शन होते हैं। इमोशंस रिस्पॉन्ड्स टू सर्कमस्टांसेस, टू नोवेल्टी, टू स्ट्रेस, टू टाइम। 25 साल की उम्र में एक लड़की के लिए तुम्हारे मन में जो फीलिंग होती है, 35 साल की उम्र में 2 बच्चे, फाइनेंशियल प्रेशर और 10 साल की रैट रेस वाली जिंदगी के बाद नहीं रहती। और ये सिनिसिज्म नहीं है, ये बायोलॉजी है। और हमसे पहले वाली हर जनरेशन इसे समझती थी, लेकिन हम ही वो आखिरी बेवकूफ और नासमझ जनरेशन है जो इसे भूल गए। मैरिज इज नॉट अबाउट लव, मैरिज इज अबाउट चिल्ड्रन। और यही मैरिज का उद्देश्य है। शादी के आविष्कार का मेन रीजन यही था। मानव इतिहास के हर सिविलाइजेशन ने स्त्री और पुरुष के बीच के यूनियन को फॉर्मलाइज्ड किया, उसे औपचारिक रूप दिया, ताकि वो आने वाली पीढ़ियों के पालन पोषण के लिए एक स्टेबल स्ट्रक्चर तैयार कर सके। रोमांस के लिए नहीं, बल्कि रिप्रोडक्शन और अपने बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए। और जब तुम ये बात समझ जाओगे तो तुम्हारा इवेल्युएशन करने का क्राइटेरिया बदल जाएगा। फिर तुम ये नहीं पूछोगे कि क्या मुझे उससे प्यार है, बल्कि तुम ये पूछोगे कि क्या ये एक अच्छी माँ बन सकती है। क्योंकि अगर ये एक अच्छी माँ नहीं बन सकती, अगर वो सेल्फिश है, इम्पल्सिव है, इमोशनली अनस्टेबल है, अगर वो अपने बच्चों के लिए अपनी डिजायर्स का सेक्रीफाइस करने में असमर्थ है, तो वो शादी के लिए एक अच्छी कैंडिडेट नहीं है। फिर चाहे तुम उससे कितना ही प्यार करते हो, वो कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, हूर की परी क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या फील करते हो। तुम गर्लफ्रेंड नहीं चुन रहे हो, फर्क समझो, तुम उस स्त्री को चुन रहे हो जो तुम्हारे बच्चों की माँ बनेगी और प्रोबेबली अगले 50 साल तक हर दिन तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन के रहेगी। तो बात को समझो, लव इज आइडियल, मैरिज इज रियल। तो जब तुम उस आइडियल फीलिंग से अंधे होकर असल जिंदगी के एक सिस्टम में कदम रखते हो, तो रियलिटी तुम्हें सही रास्ता दिखाती है। लेकिन याद रखना, रियलिटी बहुत ब्रूटल होती है। तो जो आदमी प्यार में पड़कर शादी कर लेता है बिना ये सोचे समझे, बिना ये जाने कि सामने वाली कैसी है, वो किन चीजों को महत्व देती है, उसके लिए किन चीज की वैल्यू है, वो कठिन परिस्थिति में कैसे बिहेव करती है, तो रियलिटी में उस आदमी ने अपने हार्मोन्स के कहने पर डिसीजन लिया है और उसे लग रहा होता है कि ये उसके दिल की आवाज है। और जब उसकी इस हवस का नशा उतरता है, तब वो खुद को एक ऐसी सिचुएशन में पाता है जिसमें से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब उसके सामने एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, शेयर्ड प्रॉपर्टीज, शेयर्ड फाइनेंसेस और हो सकता है बच्चे भी हों। और जिस औरत से उसने प्यार में पड़कर शादी की थी, अब वो उन सारे अधिकारों का इस्तेमाल कर रही होती है जो उसे उस कॉन्ट्रैक्ट ने दिए हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, अ कंफ्यूजन ऑफ द रियल एंड द आइडियल नेवर गोज अनपनिश्ड। तो ये सोलमेट जैसा कुछ नहीं होता, कोई जोड़ियां स्वर्ग में बन के नहीं आती, और 7 जन्मों का बंधन, ये सब बकवास है।
ये सोच आदमी को पैरालाइज कर देती है मेंटली, उसके सोचने समझने की शक्ति छीन लेती है। वो उन सवालों को पूछना बंद कर देता है जो उसकी जान बचा सकते थे। वो क्रिटिकली सोचने की जगह इन जादुई बातों में विश्वास करने लगता है और एक लीगल इंस्टीट्यूशन में मैजिकल थिंकिंग रखना चुतियापा है। इट इज स्टूपिडिटी ड्रेस्ड इन पोएट्री। तो जो आदमी अपने अंडकोशों की धुंध में अंधा होकर अपनी हवस को प्यार समझ लेता है, उसे ही सच मानने लगता है, उसे लगता है मैजिक इज रियल। लेकिन जब ये धुंध हटती है तो वो खुद को एक इमोशनल, एक लीगल और एक फाइनेंशियल दलदल में फंसा हुआ पाता है जिसमें वो अपनी आंखें खुली और दिमाग बंद करके घुसा था। और इसीलिए जब शादियां टूटती हैं, डाइवोर्स होता है, तो आदमी या तो खुद को डिलीट कर लेता है या फिर वो अपनी पूरी जिंदगी उस औरत का फाइनेंशियल स्लेव बन के रहता है जिसे उसने कभी प्यार किया था। क्योंकि तुम कभी समझ ही नहीं पाते कि औरत को चाहिए क्या। और अब मैं इसी बारे में बात करने वाला हूं, इंक्लूडिंग क्यों इतना अमीर होने के बाद भी केतन का पैसा मैटर नहीं करता था। लोग बोलते हैं वुमेन वांट्स मनी। रेड पिल के हिसाब से फीमेल्स हाइपर गेमस होती हैं, उनको रिच और हाई स्टेटस मैन चाहिए। ब्लू पिल के हिसाब से उनको लव और कनेक्शन चाहिए, और ब्लैक पिल कहती है लुक्स आर एवरीथिंग। ये सब पार्शियली सही है बट एट द सेम टाइम पूरी तरह से गलत है। क्योंकि सच्चाई ये है कि वुमेन डू नॉट केयर अबाउट मनी, दे केयर अबाउट व्हाट मनी प्रोवाइड्स। मैं जानता हूं ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसीलिए मैं चाहता हूं तुम इसे ध्यान से समझो। क्योंकि जब एक लड़की कहती है कि उसे पैसे से फर्क नहीं पड़ता तो वो सच बोल रही होती है। उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी बैलेंस शीट और तुम्हारी इक्विटी से, क्योंकि उसका दिमाग इन फाइनेंशियल टर्म्स को समझने के केपेबल ही नहीं है। उसकी समझ में नहीं आती ये सब चीजें। असल में उसे जिस चीज की चाहत होती है वो है लाइफ स्टाइल, फ्रीडम, ऑप्शंस, वो सारी सुख सुविधाएं जो सिर्फ पैसे से आती हैं। अच्छे रेस्टोरेंट, ट्रेवल, कंफर्ट, लैक ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस। वो इन चीजों और उस पैसे के बीच के कनेक्शन को, उस मेहनत को नहीं देख पाती जिसकी वजह से ये सब आता है। इसलिए नहीं कि वो झूठी या बेईमान है, बल्कि वो मूर्ख है। वुमेन आर स्टूपिड, दे आर इविल बट दे आर स्टूपिड। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा जरूरी एक चीज है जो कोई नहीं बताता। नंबर वन चीज जिसकी चाहत महिलाओं को होती है, पैसे, लुक्स और स्टेटस से भी ज्यादा, वो है फन एंड ड्रामा, एंटरटेनमेंट, इमोशनल स्टिमुलेशन। ये फीलिंग कि इस आदमी के साथ तो जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल और अलाइव फील होती है। और इसीलिए उनको कॉमेडियंस पसंद होते हैं। भले ही वो मोटे, काले और भद्दे हों, लेकिन वो उन्हें हंसा सकते हैं, कुछ फील करा सकते हैं। और यही हमेशा कुछ ना कुछ फील करते रहना ही उनकी चाहत होती है। और सिर्फ हंसना ही नहीं, दे आर अट्रैक्टेड टू अ इमोशनल वेराइटी दैट अ मैन विद साइकोलॉजिकल डेप्थ प्रोवाइड्स। और इसीलिए एक अमीर आदमी को भी अपनी पत्नी को खोना पड़ता है, एक हैंडसम आदमी को भी अपनी पत्नी को खोना पड़ता है, एक हाई स्टेटस आदमी को भी अपनी पत्नी को खोना पड़ता है। और ये सच्चा प्यार करने वालों का तो आए दिन कटते रहता है, वो भी एक ऐसे आदमी का हाथों जो उनसे ज्यादा एंटरटेनिंग है। तो अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ ये हो, तो तुम्हें समझना होगा, तुम्हें देखना होगा कि वो किन चीजों को प्राथमिकता देती है। क्योंकि सिया गोयल को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि केतन के पास कितना पैसा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था वो कितना अमीर है। उसे उसके पैसों की जरूरत नहीं थी, उसे जिन चीजों की जरूरत थी वो उसे कहीं और मिल रही थी। अ डिफरेंट डिक इन एवरी होल ऑफ हर बॉडी, एंड ऑफ कोर्स फन, एंटरटेनमेंट, ड्रामा, इमोशनल स्टिमुलेशन जो उसे केतन नहीं दे पा रहा था। और इसीलिए पैसा उसके लिए इररिलेवेंट था। तो कोई सी भी पिलो, सब यही गलती करते हैं, रेड, ब्लैक, ब्लू, येलो, ऑरेंज। वो तुम्हें पूरी इक्वेशन नहीं समझाते, बल्कि वो तुम्हें सिर्फ एक वेरिएबल दे देते हैं। लेकिन रियलिटी में एक वेरिएबल इनफ नहीं है, इट इज एवरीथिंग। मनी, लुक्स, पर्सनैलिटी, कैरेक्टर, साइकोलॉजी, यानी कभी ना खत्म होने वाली वैरायटी, एंटरटेनमेंट और इमोशनल स्टिमुलेशन देने की काबिलियत, भरोसेमंद रहते हुए भी अनप्रेडिक्टेबल होने की काबिलियत, बोरिंग हुए बिना स्ट्रांग होने की काबिलियत, और डिक्टेटर बने बिना लीड करने की काबिलियत। इन अदर वर्ड्स, यू हैव टू बिकम अ गोट। और गोट बनने का मतलब ये नहीं है कि तुम दिन भर यूट्यूब पे देखते रहो हाउ टू अप्रोच अ गर्ल, हाउ टू टेक्स्ट अ गर्ल, ये सब बकचोदी नहीं। बल्कि गोट बनने का मतलब है अ मैन ऑफ फुल अवेयरनेस, फुल अकाउंटेबिलिटी एंड फुल कैपेबिलिटी। यानी कि तुम्हारा वो वर्जन जो नेचुरली अट्रैक्टिव होता है, सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बल्कि जिंदगी के लिए भी। एक ऐसा आदमी जो स्वयं का निर्माण कर रहा है, जो अपनी बॉडी, अपना माइंड, अपने फाइनेंसेस, कैरेक्टर, साइकोलॉजिकल डेप्थ का निर्माण कर रहा है।
और ऐसे आदमी को अट्रैक्शन थ्योरी समझने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि प्रश्न पूछने से पहले ही वो उसका उत्तर स्वयं बन जाता है। ऐसे आदमी से सब अट्रैक्ट होते हैं, सब। तो अब बात करते हैं उस स्ट्रक्चर की जो इन सब के पीछे, क्योंकि इंडिविजुअल बैड मैरिजेस और इंडिविजुअल ट्रेजेडीज वैक्यूम में नहीं होती, ये एक स्ट्रक्चर के तहत होती है। और स्ट्रक्चर एक्सीडेंटल नहीं होते, इन्हें डिजाइन किया जाता है। और ऐसा ही एक स्ट्रक्चर है फेमिनिज्म। फेमिनिज्म वॉज नॉट डिजाइन टू एम्पावर वुमेन, इट वॉज डिजाइन टू डिसमेंटल द फैमिली यूनिट। मैं ये बात फिर से साफ साफ कह देना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम इसे ठीक से समझो। मैं बात कर रहा हूं आइडियोलॉजी ऑफ फेमिनिज्म की, उन इंडिविजुअल महिलाओं की नहीं जिनके साथ कुछ गलत हुआ है और वो फेयर ट्रीटमेंट चाहती हैं, वो सुरक्षित महसूस करना चाहती हैं। बल्कि मैं बात कर रहा हूं उस मूवमेंट की, उस आइडियोलॉजी की, उस पॉलिटिकल प्रोजेक्ट की जिसका मेन उद्देश्य ट्रेडिशनल फैमिली यूनिट को डिसमेंटल करना रहा है। ये उसका साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और मैं फेमिनिज्म की ही बात कर रहा हूं, स्यूडो फेमिनिज्म की नहीं। क्योंकि एक ऐसी सोसाइटी जहां परिवार मजबूत और एकजुट होता है, जहां फादर्स लीड करते हैं, मदर बच्चों को रेस करती है और बच्चे सुरक्षित होते हैं, ऐसी सोसाइटी को कंट्रोल करना नामुमकिन होता है। ऐसा समाज सेल्फ सफिशिएंट होता है, उनका अपना एक अथॉरिटी स्ट्रक्चर होता है। उन्हें जरूरत नहीं होती कि पिता की जगह कोई सरकार ले ले, कम्युनिटी की जगह कोई कॉरपोरेशन ले ले, और उनकी पहचान उनकी आइडियोलॉजी से हो। डिस्ट्रॉय द फैमिली एंड यू क्रिएट डिपेंडेंस। डिपेंडेंस स्टेट पर, कॉरपोरेशन पर और आइडियोलॉजी पर। और इस एजेंडा का प्राइमरी टारगेट आदमी नहीं है, क्योंकि आदमी रेजिस्ट करते हैं, वो इनके ट्रैप पे नहीं फंसते, वो इनकी चालाकी को समझते हैं, वो लड़ते हैं। इसीलिए इनका निशाना महिलाएं हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स महिलाएं स्टूपिड होती हैं, उन्हें मूर्ख बनाना बहुत आसान होता है। और दूसरा, वुमेन आर द सेंटर ऑफ द फैमिली। उन पर कब्जा मतलब परिवार पर कब्जा। एंड दैट्स व्हाई वुमेन आर द पपेट्स ऑफ फेमिनिज्म, नॉट इट्स बेनिफिशियरी। और अब मैं वो बात कहूंगा जिसे कहने की किसी में हिम्मत नहीं है, कि महिलाओं को नहीं पता होता उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और ये सिर्फ मेरा ऑब्जर्वेशन नहीं है, बल्कि तुम 1960 के फेमिनिस्ट रिवॉल्यूशन से लेके आज तक के महिलाओं के कल्याण से जुड़े डेटा को देख लो, डाइवोर्स स्टैटिस्टिक को देख लो, फीमेल हैप्पीनेस से जुड़े हर सर्वे को देख लो, मेरी बात सही साबित होगी। वुमेन्स हैप्पीनेस उनके अपने सर्वे के अनुसार पिछले 50 सालों से लगातार घट रही है, जबकि इनके हर फेमिनिस्ट गोल को अचीव किया जा चुका है, हर बैरियर तोड़ा जा चुका है, हर ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर को डिसमेंटल किया जा चुका है। अब इन्हें कोई नहीं रोकता सोशल मीडिया पे नंगा नाच करने से। ये पूरी तरह से अपनी बेहूदगी पे उतर आई हैं। ये खुलेआम सड़कों पे नशा करती हैं, अपने बच्चों को मार देती हैं, अपने पति को मार देती हैं, अपने बॉयफ्रेंड को मार देती हैं। कोई इन्हें रोक टोक नहीं करता, ना ही ये ट्रेडिशन को मानती है, ना ही ये कस्टम्स को मानती हैं। पूरी तरीके से आजाद, फ्री द टिट्स, सब कुछ, जितनी बेहूदगी हो सकती थी सब कुछ इन्होंने अचीव कर लिया है। अब ये खुले आम ओनली फैंस पे अपने शरीर को बेच रही हैं। तो ऑलरेडी इन लोगों ने सब कुछ अचीव कर लिया है। इन्होंने हर वो चीज अचीव कर ली जिसके लिए इन्हें बताया था कि ऐसा करने से वो खुश होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो उन्हें बताया गया था कि वो चाहती हैं और जो उन्हें असल में चाहिए वो सेम चीज नहीं है। तो अगर लड़कियों को नहीं पता कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं, तो किसे पता है? कौन उनसे बेहतर जानता है? उनका बाप, डैडी, पापा, एक ट्रेडिशनल मैस्कुलिन फादर जो उनके साथ रहता है, जो अपनी बेटी से प्यार करता है और समझता है कि इस दुनिया में क्या गेम चल रहा है। वो बाप जिसने जन्म से ही उसकी भलाई के लिए मेहनत की है, जिसका उसको प्रोटेक्ट और प्रोवाइड करने के अलावा दूसरा कोई मकसद नहीं है। उसकी फेमिनिस्ट प्रोफेसर या उसकी फेवरेट इन्फ्लुएंसर नहीं, या वो आइडियोलॉजी नहीं जो कहती है फ्रीडम का मतलब है सारे नियम कायदों को तोड़ देना, बल्कि उसका फादर। और अगर तुम्हारे पास एक ऐसा बाप नहीं है तो आई कैन बी योर गोड फादर, कॉल मी डैडी बिच। और मैं ये गारंटी देता हूं, सिर्फ होप नहीं बल्कि ह्यूमन बीइंग्स और फैमिली स्ट्रक्चर पे अभी तक का किया गया मेरा ऑब्जर्वेशन, और उसके आधार पे मैं आज ये भविष्यवाणी करता हूं यहां पे कि अगर लड़कियां सिर्फ उस आदमी से शादी करें जिसके लिए उनके बाप ने उन्हें मंजूरी दी है, तो देख लेना डाइवोर्स रेट कम हो जाएंगे, परिवार खुशहाल होंगे और सोसाइटी बेहतर बनेगी। क्योंकि एक 22 साल की लड़की जो अपनी रोमांटिक आइडियोलॉजी और अपनी हार्मोनल केमिस्ट्री से अंधी हो चुकी है और सालों की फेमिनिस्ट कंडीशनिंग उसे ये बता रही है कि उसका ऑपरेशन हो रहा है, ये समाज उसे प्रताड़ित कर रहा है, पेट्रियार्की उसे दबा रही है, सब पूरी दुनिया उसका दमन कर रहे हैं, उसे ये बात पता नहीं है, लेकिन उसे बताया जाता है कि ऐसा ही हो रहा है, इस पर विश्वास कर, ऐसा हो रहा है। और फिर हम उसे फ्री चॉइस दे देते हैं, हम उसे मुक्त कर देते हैं किसी भी तरह के हस्तक्षेप से, परंपरा से, हर प्रकार की व्यवस्था से, ट्रेडिशन से, लिबरेशन और एम्पावरमेंट के नाम पर।
और फिर हम आश्चर्य जताते हैं जब वो ऐसे चुनाव करती हैं जिसका एंड ट्रेजिडी होता है। ब्लू ड्रम, कहीं किसी को धक्का दे दिया, कहीं किसी को मार दिया, कहीं अपने बच्चों को जमीन में गाड़ दिया। हर तरीके की बेहूदगी, हर तरीके की भ्रष्टता। उसकी चॉइस उसके खुद के लिए तो ट्रेजिडी बनती है, लेकिन उसके बच्चे, उस आदमी के लिए जो उसके साथ था, और यहां तक कि उसके परिवार के लिए भी ट्रेजिडी बन जाती है। उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने उसे फ्री चॉइस दी थी। मैं पूछता हूं, आखिरी बार ऐसा कब हुआ था जब अनरेस्ट्रिक्टेड फीमेल चॉइस ने सोसाइटल लेवल पर कोई अच्छा आउटकम निकाला हो? इंडिविजुअल एग्जाम्पल नहीं, सोसाइटल लेवल पर बड़े पैमाने पर ऐसा कब हुआ कि ट्रेडिशनल गाइडेंस सिस्टम को हटाकर महिलाओं ने कुछ ऐसा डिसीजन लिया हो जो उनके परिवार या समाज के लिए तो छोड़ो, उनके खुद के लिए बेहतर हो? ऐसा कभी नहीं हुआ। डेटा इज क्लियर। हमें यह बात कहने की परमिशन नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं बिकॉज अ मैन इज डेड। और ट्रेजिडी है कि उसके साथ ऐसा नहीं होता। अगर कोई उसे यह सच बता देता, उसे रोमांटिक फेरी टेल या ब्लू पिल फैंटेसी की जगह एक्चुअल सच पता होता कि ये गेम कैसे खेला जाता है, तो शायद आज वो जिंदा होता। और ये वीडियो उसी सच के बारे में, द गेम इज रियल, द कॉन्सिक्वेंसेस आर रियल। तो अपनी दोनों आंखें खोल के मैदान में घुसो। पहले खुद को बिल्ड करो, अपने दिमाग से सोचो, अपनी बॉल से नहीं। और कभी भी अपनी हवस को प्यार का नाम मत दो, बिकॉज दैट कंफ्यूजन हैज एंडेड मोर देन एनी एनिमी एवर हैज।